द सेल ऑफ अलास्का टू यूएसए बाय रशियन एम्पायर। तो ये है थर्ड और लास्ट पार्ट यूएस हिस्ट्री के सीरीज़ का। पहले पार्ट में हमने देखा अमेरिकन कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को और अमेरिकन इंडिपेंडेंस को। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि कैसे मेनलैंड यूएसए का एक्सपांशन हुआ। तो अब ये लास्ट पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे यूएसए और रशिया ने अलास्कन सेल को कंक्लूड किया और अलास्का यूएसए का पार्ट बना। और अगर आपने बाकी 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद आई बटन में क्लिक करके या फिर जो लास्ट में वीडियो की प्लेलिस्ट आएगी उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं इस वीडियो के बाद में। अलास्का सेल से पहले उसकी हिस्ट्री को समझ लेते हैं। तो उसके पहले आप ये मैप को देखिए, ये था द माइटी रशियन एम्पायर एट 1800s। पर उस टाइम पर ये जो अलास्का का पार्ट देख रहे हैं ये रशिया का पार्ट नहीं था 1741 तक। 1741 में जाकर रशियन एम्पायर का पार्ट बना ये एरिया। 1741 में वोतुस बेरिंग नाम का एक एक्सप्लोरर था जो कि रशियन था। उसको ज़ार ने ऑर्डर किया कि रशिया के फार ईस्टर्न साइड में जाकर देखो कि वहाँ पे कोई लैंड है, कुछ रिसोर्सेज हैं, क्या है देखने के लिए। तो ये एक्सप्लोरर निकला रशिया मेन लैंड से फार ईस्टर्न साइड में और इसने बेरिंग स्ट्रेट को पार करके, तब उसका नाम बेरिंग स्ट्रेट नहीं था, जब इस एक्सप्लोरर ने उस स्ट्रेट को ढूंढा तो उसके बाद ही उसका नाम पड़ गया बेरिंग स्ट्रेट आफ्टर हिज नेम। तो उसने ही अलास्का को ढूंढा और रशियन एम्पायर ने इसको अपने पार्ट में मिला लिया। ये लैंड इतना ज़्यादा दूर था मेन लैंड रशिया से, यानी कि जो वेस्टर्न पार्ट है रशिया का, उससे कि यहाँ पर रशियन एम्पायर ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया, ना ही यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ रिसोर्सेज खर्च किए। बस रशिया ने ये किया कि इसको अपने रशियन एम्पायर में जोड़ लिया और यहाँ पे कुछ मिशनरीज़ को भेज के कन्वर्जन करना स्टार्ट किया। और रूल करने ऐसा कुछ खास कर नहीं रहे थे, ऐसे कि यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम थी और एरिया भी काफ़ी हार्श था क्लाइमेट वाइज। टाइम के साथ एक इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो रही थी, वो था ओटर्स के फर को निकाल के बेचना। ओटर एक काफ़ी अच्छे से क्यूट से जानवर होते हैं जिनको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इनके फर को निकाल कर बेचते थे रशियन उस टाइम पे। ये जो ओटर थे उस टाइम पे जो मेनलैंड रशिया यानी वेस्टर्न साइड था वहाँ पर भी पहले मिलते थे, लेकिन इनका फर के लिए इतना ज़्यादा शिकार हुआ कि वहाँ से ही एक्सटेंट हो गए। लेटर जब बेरिंग स्ट्रेट को पार करके उस साइड का एरिया को देखा तो वहाँ पर ये ओटर फिर से मिल गए। तो रशियन ट्रेडर्स जाकर वहाँ पर इन ओटर का फर निकालना और लेटर उनको सेल करना स्टार्ट किए। आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी हुई तो जो यूरोपियन एम्पायर्स थे यानी कि फ्रेंच एम्पायर, स्पेनिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, इन सब में होल्ड लग गया ज़्यादा एरिया कैप्चर करने का उस कॉन्टिनेंट का। तो इस रेस में रशियन एम्पायर पीछे न रह जाए इसीलिए उसने भी एक छोटा सा ठंडा सा इलाका ही सही पर पकड़ लिया यहाँ पे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जो कि अलास्का के नाम से लेटर बना। पर जो रशियन जार थे उनको इस बात का हमेशा डर था कि अगर कभी वॉर या बैटल हुआ तो जो मेनलैंड रशिया से इतना दूर है ये एरिया जिसको अलास्का कहते हैं, उसको डिफेंड कैसे कर पाएंगे लोग। ऐसे की जो मेजर सिटीज़ है रशिया की वो मेनलैंड साइड यानी वेस्टर्न साइड है, तो यहाँ पर ही मेजर जो फोर्सेज हैं वो भी तैनात होंगी प्रोटेक्शन के लिए। तो ये जो फार ईस्टर्न साइड है ये हाथ से निकल जाएगा अगर वॉर हुआ कभी तो, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा इन एरिया को पकड़ के रखने के लिए। साथ ही में इकोनॉमिकली कुछ खास फ़ायदा हो नहीं रहा था रशियन एम्पायर को अलास्का की डिस्कवरी से। ऐसे की फर की ट्रेडिंग तो हो रही थी यहाँ पे, लेकिन कुछ खास नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि ऑयल या फिर कोई मेटल ये सब मिले नहीं थे उस टाइम पे यहाँ पर। ये भी एक रीज़न था कि ज़्यादा ध्यान दिया नहीं ज़ार ने इस साइड के अपने रशियन एम्पायर पे। लेटर टाइम चलता रहा और 1853 में क्राइमियन वॉर हो गया, जो कि चला 1853 से लेके 1856 तक। इस वॉर में रशियन एम्पायर एक साइड था और दूसरी साइड था यूके, फ्रांस और ओटोमन एम्पायर। इस वॉर में रशिया की काफ़ी बड़ी डिफीट हुई थी। अप्रॉक्सीमेटली कैजुअलिटीज रशियन साइड से थी 4,40,000 और जो दूसरा साइड था यानी कि जो यूनाइटेड किंगडम, फ्रेंच एम्पायर और ओटोमन एम्पायर था, उस साइड से लॉस की बात करें तो 1,50,000 से लेकर 2,50,000 तक का लॉस हुआ था। साथ ही में इस वॉर के डिफीट के बाद काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली भी सफ़र किया था रशियन एम्पायर ने। ऐसी वॉर में एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा हुआ था और रिटर्न कुछ खास मिला नहीं, ऐसी उनकी डिफीट हो गई। तो अलास्का के एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया अब रशियन एम्पायर के लिए एक वाइट एलिफेंट से ज़्यादा कुछ नहीं रह गया था। तो अब टाइम आता है 1860s का, जब ज़ार डिसाइड करते हैं कि अब अलास्का को अब रशियन एम्पायर का पार्ट और बना के नहीं रखेंगे और इसे बेच देंगे किसी और एम्पायर को। इस सेल का ऑफर किया गया यूएसए को और यूएसए भी इंटरेस्टेड था अलास्का को बाय करने में। लेटर 1867 में ये आप देख सकते हैं उस टाइम के सेल का एक डॉक्यूमेंट का पीस है जिसमें यूएसए ने उस टाइम के प्राइस के हिसाब से $7.3 मिलियन में अलास्का के सेल को अप्रूव किया था और दोनों ही एम्पायर्स का आप देख सकते हैं सिग्नेचर भी है नीचे। उस टाइम पे $7.3 मिलियन की वैल्यू अगर आज आप निकालेंगे तो आएगा $129 मिलियन। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि रशियन लोगों ने सबसे ज़्यादा बुरा डिसीजन क्या लिया था पूरी हिस्ट्री में, तो 2 डिसीजन मेरे हिसाब से आएंगे सबसे टॉप पे, जिसमें पहला था सोवियत का डिसइंटीग्रेशन 1991 में और सेकंड था वो अलास्का का सेल था। इस पर आगे बात करेंगे। तो उस टाइम पे यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनकी इमेज आप सामने देख सकते हैं, उनका नाम था विलियम एच स्टुअर्ट। उस टाइम पे उन्होंने इस सेल को कंक्लूड किया था और उनका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था यूएसए में कि $7.2 मिलियन देकर एक बर्फ़ का टुकड़ा खरीद लिया। लेकिन यही डिफरेंस होता है ना एक विजनरी में और एक नॉर्मल आदमी में। खैर, सेल को कंक्लूड करने के बाद 30 मार्च 1867 में अलास्का और यूएसए और रशियन एम्पायर के बीच में ट्रीटी हुआ, जिसमें ऑफिशियली अलास्का को यूएसए का पार्ट मान लिया गया दोनों ही एम्पायर्स के द्वारा।
देखिए, आप सोच रहे होंगे कि क्यों यूएसए को ही ऑफर किया गया है अलास्का का सेल, ना कि यूके, फ्रांस या फिर स्पेनिश एम्पायर को। देखिए, बात सिंपल सी है कि ये सारे राइवल एम्पायर थे, क्योंकि सब एम्पायर यूरोपियन ही थे। और साथ में बात ये भी थी कि उस टाइम पर यूएसए इतना कोई बड़ा पावर नहीं था, तो रशिया को भी ये बात लगी थी कि फ्यूचर में चल के अगर अभी से कुछ सेल कर लेंगे तो इनके साथ में रिलेशन अच्छा बना के रख सकते हैं। पर रशियन एम्पायर को क्या पता था कि अगली सेंचुरी में यानी कि 1900s में ये दोनों ही एम्पायर सबसे बड़े एक दूसरे के राइवल होंगे, जिसमें एक साइड यूएसए होगा और एक साइड में सोवियत यूनियन होगा। मॉडर्न टाइम में इसकी इम्पैक्ट की बात करें और सिर्फ वैल्यू टर्म में बात करें तो जो अलास्का का एरिया है उसकी आज वैल्यू सारे रिसोर्सेज को मिलाकर 500 बिलियन यूएस डॉलर से भी ज़्यादा की है, जो कि ऑलमोस्ट 1/4 है रशियन जीडीपी के करंट में। साथ ही में अलास्का की जीडीपी अकेले 65 बिलियन यूएस डॉलर है, जो कि इक्विवेलेंट था रशियन डिफेंस बजट टिल 2022। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा फायदा हुआ यूएसए को उस टाइम पर। 500 बिलियन यूएस डॉलर जिस चीज़ की वैल्यू है आज, उसको परचेज किया था यूएसए ने केवल 7.2 मिलियन यूएस डॉलर में। आज रशियंस के मन में भी इस बात की कसक है कि अगर 2-3 डिकेड और अलास्का को पकड़ के रखते और ना बेचते, यानी कि बस सोवियत एम्पायर आने तक, तो आज पूरा जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स रशियन के फेवर में होता। ऐसे ही पुतिन से एक इंटरव्यू में एक रशियन जर्नलिस्ट ने पूछा कि क्या फ्यूचर में उनका कुछ प्लान है अलास्का को वापस लेने का, या हम लेंगे वापस। तो पुतिन ने भी लूज टॉक में बात को हटाते हुए हंसकर बोल दिया कि क्या करेंगे हम अलास्का को लेकर। जबकि पुतिन को भी, उन जर्नलिस्ट को भी और रशियन पीपल को भी पता है कि क्या रेलेवेंस है आज के टाइम पे अलास्का की, या क्या रेलेवेंस होती कोल्ड वॉर में और उसके पहले रशियन एम्पायर और सोवियत यूनियन के लिए। साथ में पुतिन ये भी जानते हैं कि वो कुछ भी कर ले, पर आज अलास्का को ना बाय फोर्स ना बाय प्रेशर यूएसए से वापस ले पाएंगे, कभी नहीं हो पाएगा ये। जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस की बात करें तो अगर आज अलास्का रशिया का पार्ट होता तो सोवियत यूनियन को और आज रशिया को कितना एडवांटेज होता, ये पूछे ही मत। कोल्ड वॉर के टाइम पर ही बहुत एडवांटेज मिलता। ऐस की कनाडा जो है, जो कि यूएसए के शैडो में रहकर आज रशिया को कुछ भी बोल के निकल जाता है, अगर अलास्का का पार्ट वहाँ पर होता तो रशिया को भी काफ़ी एडवांटेज मिलता, जो कि बहुत प्रेशर बनाने में हेल्प करता कनाडा के ऊपर, जो कि लेटर कनाडा को अपनी स्ट्रेटजीज को रीथिंक करने पर मजबूर करता। कनाडा पर इमेंस प्रेशर बना के रखता रशिया। साथ ही में यूएसए के सिर पे रहती रशियन नेवी हमेशा। जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने कैसे बताया कि जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स यूएसए के हैं ईस्टर्न साइड में, यानी कि जो कैलिफोर्निया और जो बड़े जीडीपी वाले स्टेट्स हैं, ये सब उस साइड में ही है जहाँ पे ऊपर अलास्का है। तो रशियन नेवी के पास हमेशा चांस रहता है कि इन स्टेट्स को टारगेट कर सकता और इकोनॉमिकली क्रिपल कर सकता था यूएसए को। यूएसए भी इतना ज़्यादा खुलकर रशिया के खिलाफ नहीं आता, ऐश की यूएसए के ऊपर भी प्रेशर रहता है इस बात का। पर यह सब तब होता जब 1867 की वो सेल की डील नहीं हुई होती। अलास्का से रशिया को कुछ टेंजिबल रिटर्न नहीं मिल रहा था, सिर्फ यही एक रीज़न था सेल करने का। पर अगर सिर्फ सोवियत यूनियन आने तक यानी कि 1900s तक रशिया होल्ड करके रखता अलास्का को और सेल नहीं करता, तो मॉडर्न इक्विपमेंट और मॉडर्न मशीनरी के साथ में जो सोवियत यूनियन के पास इकोनॉमिक माइट थी, उसका यूज़ करके अलास्कन नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लोर और एक्सप्लोर दोनों कर पाते रशियन एम्पायर, और आज काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता इकोनॉमिकली रशिया को उससे। तो ये था सेल ऑफ अलास्का, जो कि सेकंड बिगेस्ट ब्लंडर था रशियंस के द्वारा और बिगेस्ट गैम्बल विक्ट्री थी यूएसए के लिए। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि 1800s में यूएसए का लक इतना अच्छा था कि वो जिस चीज़ को भी छू रहा था वो सोना बन जा रहा था। अलास्कन सेल भी इस बात का एक प्रूफ है। तो ये था अलास्कन सेल के बारे में। इसके अलावा एक ये भी फन फैक्ट की बात है कि जो छोटा सा यूरोपियन कंट्री है लिechtenstein नाम का, अलास्का का सेल उसको भी ऑफर किया गया था जार के द्वारा, पर उसने इस प्रॉपर्टी को यूजलेस बोलकर छोड़ दिया था। तो ये है कंक्लूजन थर्ड और लास्ट पार्ट का, जिसने हमने पूरा कंक्लूड किया अमेरिकन हिस्ट्री को। अगर आपने बाकी 2 पार्ट नहीं देखे तो आई बटन में क्लिक कर सकते हैं आप और सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। साथ ही में इस प्लेलिस्ट में क्लिक करके बाकी सारे हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस अलास्कन सेल के बारे में। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, साथ में वीडियो को शेयर करें, अपने थॉट्स को इस टॉपिक के बारे में और इस वीडियो के बारे में कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे कनेक्टेड फॉर वीकली हिस्ट्री रिलेटेड वीडियोस।